थैंक यू। हम फिलहाल शुरू करते हैं वाइटल बॉडी मेडिसिन। और वाइटल बॉडी मेडिसिन में आप सबको इतना तो जरूर समझ आ गया होगा कि ये हमारी फिजिकल बॉडी के पीछे की लेयर है। जो फिजिकल बॉडी है उसके पीछे जो छाया की तरह साथ साथ चलती है। तो ये वो वाइटल बॉडी है, इथरिक बॉडी। हम इसको प्राण शरीर भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसा शरीर है जो हमेशा बॉडी के साथ साथ चलता है। इसको क्वांटम में बोलते हैं, को रिलेशनशिप बोलते हैं कि जैसा तू वैसा मैं। को रिलेशनशिप कि जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है और जैसा बाहर है वैसा ही अंदर बने। तो ये जो वाइटल बॉडी है, हम चले गए तो वाइटल बॉडी साथ साथ चली गई। मन यहाँ पर रह जाएगा चारों तरफ, लेकिन जो मन के अंदर जो स्मृतियां हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने पिछली बार बात की थी, थोड़ा सा हम मतलब उसको कंसाइज वे में बोल देते हैं कि जैसे फिजिकल बॉडी है, फिर वाइटल बॉडी है, फिर मेंटल बॉडी है, फिर सुपरा मेंटल बॉडी है, फिर ब्लिस बॉडी है, और कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी है। जैसे 7 लेयर्स हैं, लेकिन हम 5 लेयर्स को ही बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कॉस्मिक और निर्वाणिक बॉडी को भी समझने लग जाते हैं। तो जो मेंटल बॉडी है वो बिल्कुल अलग है, और उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग है, वाइटल बॉडी का सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे ही हम गए, हमारी मृत्यु होने लगी, तुरंत हमारी जो इथरिक बॉडी वो छोड़ देगी हमारा साथ, और हमें महसूस होने लगा। उसके साथ एक चीज और बहुत खास है। जैसे जैसे मुझे ये याद आता जा रहा है, मतलब एक्सटेम्पोरली मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करती जाऊंगी। और उसके साथ एक बात और खास है कि जैसे मान लो कि पेन आते हैं, मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट है या जो पर्सन है, उसको लगता है कि ये जो पेन है ये मेरे शरीर का पेन है, भौतिक शरीर का। लेकिन अब क्वांटम फील्ड पढ़ने के बाद ये बात समझ आती है कि जो वाइटल बॉडी के अंदर जो हमारे चक्रास का पार्ट है, जो हमारे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स बनते हैं, जिसको कि हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, इसके अंदर पेन होता है। इसके अंदर पेन होने का मतलब कि अभी मैं आगे जो पिक्चर बताऊंगी, क्योंकि हम उससे आगे कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो पेन कहाँ है? पेन है हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स में। और न्यूरॉन्स की जो एनर्जी रोटेट कर रही है, वो एनर्जी जो रोटेट करती रहती है, वहां पे पेन है। तो मैंने अभी एक पेपर प्रेजेंट किया सीलियक प्लेक्सिस के ऊपर, यानी कि मणिपुर चक्र पर। तो उसमें मैंने देखा कि अगर कहीं पर किसी को सीवियर सीलियक प्लेक्सिस में पेन होता है तो उसको कट कर दिया जाता है ताकि वो पेन ना हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स की एनर्जी जहां जहां फ्लो कर रही है और जहां फ्लो नहीं कर रही, बंद हो गया, हमारी दोनों बॉडी सेपरेट होनी शुरू हो गई, वहीं पे हमारे पेन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि दोनों का को रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। आपस का जो एक रिश्ता है, को रिलेशनशिप है, वो खत्म हो रही है। और उसके साथ साथ जो मेंटल बॉडी का रिश्ता है, वो अगर इथरिक बॉडी के साथ, वाइटल बॉडी के साथ खत्म हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी के साथ भी। तो सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज में हमें ये पेन फील होता है। जैसे ही हम फ्लो करेंगे, हम जैसे आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो बाथिंग थेरेपेटिक्स लिया है कि किस प्रकार से हमें नहाना चाहिए, मसाज करनी चाहिए, स्क्रब करना चाहिए, रबिंग करनी चाहिए। उसका टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि हम एकदम से टफ सब्जेक्ट लेंगे तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, इसलिए वो वाला पार्ट लिया। तो जैसे जैसे हम अपनी रबिंग को इम्प्रूव करेंगे, जैसे जैसे हम अपनी मसाज को इम्प्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो दोनों बॉडीज का रिलेशनशिप है वो धीरे 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 फिर से बनने लगे। और जैसे जैसे बनने लगेगा, हमारा पेन अपने आप ही दूर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो फ्लो ऑफ हमारा मूवमेंट ऑफ हमारा प्राणा है, वो हमारा ठीक होता जा रहा है, और ठीक होने से ही हमारा पेन दूर हो रहा है। जैसे हमारे जोड़ों का दर्द होता है, आप देखो कोहनी में कभी कभी इतना पेन होता है, हमारे शोल्डर्स में शोल्डर फ्रोजन है,
सर्वाइकल का पेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी अब हमें ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये हमारा पेन फिजिकल बॉडी का नहीं है, हमारा पेन है जो फिजिकल बॉडी और वाइटल बॉडी के बीच का जो एनर्जी फ्लो है वहां पर गड़बड़। तो अगर हम वो ठीक रखते हैं, हमारा फ्लो जो मूवमेंट है, वाता मूवमेंट है, या जो फ्लो ऑफ एनर्जी अगर हम वो ठीक रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी दोनों बॉडीज का को रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं को रिलेशनशिप ऑफ द बॉडीज। लेकिन अब अगर मान लो कि हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं, इवनिंग में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मान लो ना कर पाए, तो फिर ऐसे कौन सी ऐसे थेरेपेटिक्स हैं जिसके सहारे हम वाइटल बॉडी को ठीक करके अपनी फिजिकल बॉडी के रिप्रेजेंटेशंस को ठीक कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी की रिप्रेजेंटेशन ये है कि जैसे मैंने एक पेशेंट का पिक्चर लगाया है जिसको ब्रेस्ट में बहुत पेन था, तो उसको कुछ एक्सरसाइजेस बताई और उसके बाद वो कैसे ठीक हुई, तो उसका एक छोटा सा पिक्चर डाला है। कहने का मतलब ये है कि आपको वाइटल बॉडी ये समझना है कि ये हमारी छाया है, और छाया क्या है? वो हमारा पीछे पीछे जो ब्लूप्रिंट है वो स्केच करती जा रही है, और वो जो स्केच करती जा रही है, चाहे वो डिफॉल्ट है और चाहे वो हमारा ऑप्टिमल बैलेंस में हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि हमारी अंदर की जो फीलिंग्स, क्योंकि हमने पहले एपिसोड में ये बात की थी कि ये बॉडी ऑफ फीलिंग्स, जैसी हमारी फीलिंग, फियर की फीलिंग है, हमारी एक ग्रीड की फीलिंग है, या हमारी सैडनेस की फीलिंग है, हैप्पीनेस की फीलिंग है, ये सारी फीलिंग की रिकॉर्डिंग सारी हमारी वाइटल बॉडी के अंदर होती है, उस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में होती है, उसको लिटर्जिकल फील्ड भी बोलते हैं। ताकि आप कहीं पर भी पढ़ें तो आपको ये पता लगे कि ये वाइटल बॉडी है, ये लिटर्जिक फील्ड वाली बॉडी है, ये ब्लूप्रिंट वाली बॉडी है, ये सारी बॉडीज, इसको हम एक ही बॉडी के साथ ही पैरेलली खड़ा कर देते कि वाइटल बॉडी, इथरिक बॉडी, लिटर्जिकल फील्ड बॉडी, या मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बॉडी, या ब्लूप्रिंट। इतना आराम से समझिए इसको, क्योंकि आपको डेली इसका प्रैक्टिस आप रूटीन में ही करते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगी। आप अपने आप ही 5 मिनट एनालाइज करें कि मेरी किस तरह की फीलिंग चल रही है। वो जैसे ही आपको फीलिंग नोटिस होना शुरू होगा, आपको अपने आप ही आपको ब्रीथिंग पैटर्न समझ आने लगेगा, और ब्रीदिंग पैटर्न और फीलिंग्स आपको समझ आने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग जाएगा कि मैं सेकंड बॉडी में, मेरा वाइटल जो बॉडी है, मेरा जो सेकंड बॉडी है, उसका मेरे को मैं ब्लूप्रिंट ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमें पता लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो और धीरे धीरे जब हम इस चीज को एक इंफॉर्मेशनल बेसिस पे, फिर नॉलेज बेसिस पे, और उसके बाद एक्सपीरियंस बेसिस पे जब हम समझेंगे तीनों तल पे, तब हमें ये बात समझ आएगी। ओके, तो हम शुरू करते हैं। मैं एक स्लाइड है, उसको मैं स्लाइड के माध्यम से शुरू करती हूँ ताकि, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मैंने अपनी पेंटिंग स्केचेस लगाए हैं कि जैसे आप बॉडी को 5 बॉडीज हैं, तो मैं थोड़ा स्केच बनाती हूँ जब अ, आराम से एंजॉय करती हूँ। तो ये जैसे नीचे का फर्स्ट बॉडी है, फिर सेकेंड बॉडी है, फिर थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो हम आगे चलते हैं। ये एक पिक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने खुद स्केच किया है कि जो कॉन्शियसनेस है, सबसे पहले हमें ये बात समझने वाली है कि आप आंख भी देख रहे हो, और एक पैटर्न देख रहे हो कि एक आंख सामने किसी को देख रही है, जैसे मैं आप सबको देख रही हूँ, लेकिन हम है कहाँ? हम उसी चेतना के सागर में ही हैं। चाहे वो मेरी आंख का पार्ट है, चाहे वो मेरा बाहर का पार्ट है, और चाहे वो, लेकिन एक आंख कितना, मतलब हमारी दोनों फिजिकल आइज कितना देख सकती है? हमारा दोनों फिजिकल आइज सिर्फ सेंसिंग कर सकते हैं, सेंस करती है, फीलिंग नहीं। फीलिंग का पार्ट जो है वो वाइटल बॉडी के अंदर आता है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो चूज करती है, जैसे आप सब भी अभी चूज कर रहे होंगे कि ये चूज कर रहे होंगे, आपको एक बड़ी पिक्चर दिख रही है, एक छोटी पिक्चर दिख रही है। तो आपकी चॉइस से चूज करते हो, आपकी चेतना चूज करती है एक पॉसिबिलिटी। जैसे मैं अगर देख रही हूँ, तो मैं नीता मैम को देख रही हूँ, मैंने चूज किया इस पर्टिकुलर सेकंड में कि मैं आपको देख रही हूँ, ना कि फोटो। तो मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी सेंस, मेरी आंख, फिजिकल बॉडी, अंदर से जो मेरे
जो फीलिंग है वो, और जो मेरा सेंसिंग पार्ट है वो, ये कनेक्शन है। जो कॉन्शियसनेस है, ये याद रखने वाली बात है कि जो चेतना है वो आपस में कनेक्शन बनाती है, कनेक्ट करती है। और कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं कॉन्शियस। आप अवेयर होते हैं उस कॉन्शियसनेस के। कई बार हम मन में उलझ जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कौन है, हम भूल जाते हैं कहाँ पे कौन से विचारों में खो गए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो हमें चारों तरफ दिखाई नहीं देती, उसमें से एक पॉसिबिलिटी को चुनती है। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है इस वाइटल बॉडी को या मेंटल बॉडी को। जब जब हम आगे चक्रास में जाएंगे तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आप अंडरस्टैंड करो कि कॉन्शियसनेस के सहारे ही हम बहुत सारे इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मान लो आपने एक फूल की कली देखी, लेकिन अगले दिन देखा कि वो फूल की कली नहीं है, वो तो खिल गया फूल, तो चेंज हो गया आपका। तो वो कॉन्शियसनेस से चूज किया कि आज ये एक, जो मैंने देखा ये गुलाब की कली थी, लेकिन कल देखा कि वो फूल खिल गया। तो कॉन्शियसनेस ने ही चूज किया आउट ऑफ मेनी पॉसिबिलिटीज। और इसी तरीके से हम कौन है? हम भी एनर्जी बॉडी है, हम भी लिविंग फोटोन्स हैं। हम हर मोमेंट हम चेंज हो रहे हैं, और हम जब चेंज हो रहे हैं तो हमारे साथ जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसको हम सोल बोलते हैं, हमारे अंदर जो सोल है वो ऑटोमेटिकली बाहर की कॉन्शियसनेस के साथ कोरिलेशन करती है, कोलैप्स करती है, और उसी के माध्यम से हम सामने वाली चीज को देख पाते हैं, क्योंकि बीच का जो ग्राउंड है उसमें कॉन्शियसनेस है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। तो ये पेंटिंग बनाने का मेरा मकसद ये था कि एक जो हमारी फिजिकल आईज है वो एक लिमिटेशन तक ही देख सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसिंग। लेकिन अब मैंने किसी चीज को देखा, उसके पीछे क्या है, हम माइक्रोस्कोपिकली अगर देखना चाहें, या मेरी मेरी बॉडी के अंदर, वाइटल बॉडी के अंदर मेरी फीलिंग्स है, तो आप मेरे हाव भाव से ही समझ जाओगे कि ये आज खुश नहीं है, आज थकी हुई है। आपको अंदर से ऑटोमेटिकली आपको एक इंफॉर्मेशन आएगी जो कि सेंसिंग की नहीं है, वो फीलिंग की है। वो हमारी सेकंड बॉडी की जो फीलिंग है, वो सामने वाले को भी हम पढ़ के बता सकते हैं कि वो खुश है, नहीं खुश है, उसकी फीलिंग कैसे है। जैसे हम पेशेंट्स को ऐसे ही देखते हैं कि हम सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी को नहीं देखते, हम उसके पीछे वाइटल बॉडी को देखते हैं। तो जब वाइटल बॉडी को देखते हैं तो उसके साथ हम कॉन्शियसनेस को को रिलेशनशिप करते हैं कि कॉन्शियसनेस कोलैप्स कहाँ कर रही है। कोलैप्स करने का मतलब ये उदासी में कोलैप्स कर रही है, ये खुशी में कोलैप्स कर रही है, कहाँ पे ये चेतना बार 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 वो कोलैप्स करने से उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हो गए हैं, जिसको हम जेस्चर्स बोलते हैं। जैसे होता है कि किसी किसी की यहाँ पे माथे पे रेखा होती है, किसी किसी की यहाँ पे रेखा होती है, किसी किसी के यहाँ आईज के पास आ जाती है। तो ये जो सारे जेस्चर्स हैं, और रेखा आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हमारे कुछ भी, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर टाइप की रेखा आ रही है या हमारी लाइंस आ रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो कंडीशनिंग है, दैट पर्टिकुलर, वो इस तरह का काम करती है कि उस चीज में तो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। आज मैंने वो पिक्चर नहीं लगाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं वो लगाऊंगी पिक्चर। तो हमें क्या बात समझनी है कि जो चेतना है, चेतना के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये बात समझनी है। और आंख हमारी बियॉन्ड फिजिकल नहीं देख सकती। तो हमारी कौन सी, जैसे बहुत बार जब हम स्पिरिचुअलिटी में, हम पीएसएस में जाते थे, तो ये कहते थे कि भाई तुम्हारी एक भौतिक आंख है, एक मन की आंख, एक तीसरी आंख और एक चौथी आंख। तीसरी आंख तुम्हारी कौन सी है? ज्ञान चक्षु। चौथी आंख है, तीसरी आंख, जो आपको उस ब्रह्मांड को दिखाती है। महर्षि का मतलब कि जो फिजिकल चीजों को देख सके आंख बंद करके। ब्रह्म ऋषि का मतलब जो फिजिकल एंड एज वेल एज बियॉन्ड फिजिकल देख सके, वो ब्रह्म ऋषि। तो इस तरीके से ये जो आंख है हमारी, फिजिकल आईज एक तह तक ही देख सकती है, उसके पीछे कौन देखता है? उसके पीछे वाइटल बॉडी की जो आंखें हैं वो देखती हैं, जैसे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर, है ना। इसी को साथ में मुद्राओं से भी हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे और डीप सब्जेक्ट हैं। जैसे हमारा उदास होने का बैठने का तरीका, खुश होने का बैठने का तरीका ना, तो ये सारी मुद्राएं हमारी वाइटल बॉडी से संबंधित है। और जितना भी हमारा भगवत गीता लिखा है वो हमारी वाइटल बॉडी के ऊपर ही लिखा गया। अगर आप
फिर कभी आगे डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो पूरा भगवत गीता हमारी वाइटल बॉडी के ऊपर है, ब्लूप्रिंट के ऊपर है। क्योंकि हम जब बांटते हैं ना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये हमारी वाइटल बॉडी के कलर्स ही, कि वो कलर्स कैसे हैं। अगर मेरी थिंकिंग खराब है तो मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे भगवत गीता में लिखा है कि ये जो तुम्हारी एनर्जी शरीर है, जो ऊर्जा शरीर है, चतुर्वर्णया, वर्णय का मतलब कि तुम्हारे 4 रंग हैं शरीर के। जिस शरीर में तुम वास करने लगते हो वो ही तुम्हारी जाति है। तो इस प्रकार से पूरी भगवत गीता में वाइटल बॉडी का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, तो ये पिक्चर है कॉन्शियसनेस और हमारी फिजिकल, और कॉन्शियसनेस को हम किस तरीके से कोलैप्स करते हैं। अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आई तो कॉन्शियसनेस कोलैप्स कर रही है। अगर मेरी माइंड में मेरा थॉट प्रोसेस अगर अच्छा नहीं चल रहा तो मेरी कॉन्शियसनेस कोलैप्स कर रही है और मेरी मेमोरी बना दी है, एक सॉफ्टवेयर में वो डाउनलोड कर दी। तो सारा जो रिलेशनशिप है वो कॉन्शियसनेस के ऊपर है, जैसे कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। और हम इसको एक पॉसिबिलिटी मानते हैं क्योंकि ये बॉडी नहीं, ये एनर्जी है, हम चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने आप के अंदर बदलाव ला सकते हैं थ्रू वाइटल, इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट बोला। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जो फिजिकल बॉडी है उसको हमने डिटेल में कर लिया। उसके बाद सेकंड हमारी एनर्जी बॉडी है जहाँ पे हमारे इमोशंस हैं। इसको बायोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, नाड़ीज भी बोलते हैं, चक्रास भी बोलते हैं। हम और एक फील्ड को भी देखते हैं जो प्राणमय शरीर है। मेंटल जो बॉडी है वो जो मनोमय शरीर है, उसमें हमारे थॉट्स रहते हैं और मीनिंग्स होते हैं। क्वांटम हीलिंग में ये बताएगा कि मीनिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ द मीनिंग्स यू टेक आउट फ्रॉम द थॉट्स। विचार तो आ गया, इट्स ओके, बट आपने सामने वाले से बात की और किस तरह का मीनिंग आप बना रहे हैं, ये आपकी एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने जब तक क्वांटम फील्ड में नहीं आई थी, मुझे क्वांटम शब्द समझ नहीं आता था, तो मीनिंग्स क्या निकालती, मैं यही मीनिंग निकालती थी, अरे क्वांटम तो इतना मुश्किल है, समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं मीनिंग निकाल रही थी। लेकिन अब मेरा मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि मुझे अब क्वांटम हीलिंग समझ आने लगी। इसी तरीके से विज्ञान में कुछ सुप्रामेंटल बॉडी है जो आर्कीटाइप्स की बॉडी है, इंट्यूशंस जो आती हैं, या हमारा इंटेलेक्ट है। आर्कीटाइप्स का मतलब होता है कि आप एक लाइफ में, इस लाइफ में, इस प्रेजेंट लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सपोज कि मैं डॉक्टर बनी और डॉक्टर बन के दूसरों को ये जो नॉलेज है आयुर्वेदा की, योग की, नेचुरोपैथी की, जो क्वांटम की जो नॉलेज है, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मेरा जो आर्किटाइप है वो है सर्विस, सर्विस टू अदर्स, मेरा आर्किटाइप है। और ये जो विज्ञान में कोश है, इसी को हम कॉजल बॉडी भी बोलते हैं, कि मेरा पर्पस क्या है इस धरती पर जन्म लेने का। उसके बाद आनंद में कोश है, ये हमेशा हायर कॉन्शियसनेस से सोल एंड स्पिरिट आपस में कनेक्टेड होते हैं, आसान भाषा में समझने के। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमें ये बात समझनी है कि जो डिजीजेज हैं या डिसऑर्डर्स हैं या डिस्टरबेंसेस हैं, उसका मतलब क्या है। जो डिस्टरबेंसेस है, मान लो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा एक लाइन बोलते हैं, उनकी जो बुक है उसमें एक लाइन आती है, बहुत पहले पेज पे ही एक लाइन आती है डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की, कि इफ यू हैव एनी ब्लॉक, ब्लॉक मतलब देन यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर। यानी कि मान लो मैं किसी के बारे में एक ब्लॉक क्रिएट करती हूँ कि भाई मुझे तो वो पर्सन ही अच्छा नहीं लगता, ऐसा मैंने एक क्रिएट कर लिया, एक बैरियर क्रिएट कर लिया। और मैंने वो बैरियर क्रिएट करने के बाद मैं, मेरे दिमाग में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया कि नहीं नहीं वो तो अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर रॉबर्ट सोबोधा सीधा डायरेक्टली कहते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, यू आर सफरिंग फ्रॉम ए डिसऑर्डर। डॉक्टर रॉबर्ट सोबोधा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे उस टेरिटरी में जो मेरा दायरा है उसमें मैंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है किसी दूसरे पर्सन के लिए कि वो अच्छा नहीं। तो वो कहते हैं वो उसका कसूर नहीं है, तुम्हारे अंदर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, तुम्हारे अंदर डिसऑर्डर हो रहा है, तो तुम ही सफर करोगे, वो डिजीज तुम्हारे पास आ जाएगी। डॉक्टर रॉबर्ट सोबो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिजीज है, डिसऑर्डर्स हैं, ये सब हमारे इम्बेलेंसेज इन द पैटर्न्स ऑफ एनर्जी, इम्बेलेंसेज हैं ये। कहाँ पे है इम्बेलेंसेज? वही हमारी वाइटल बॉडी में।
हमारे प्राण में, शरीर में इम्बेलेंसेस हो रहे हैं, वो एनर्जी अप डाउन होती है, ब्लॉक करती है। कहीं पर हमारे मणिपुर चक्र में ब्लॉक कर जाएगी, कहीं पर स्वादिष्ठान में करेगी तो सिस्ट, ट्यूमर, पीसीओडी एंड ऑल दीज थिंग्स आ जाएंगे। अगर मूलाधार में करेगी तो हमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की ऑटोमेटिकली जो एनर्जी जहां पे श्रिंक होने लगती है, तो इस तरह के डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन डिसऑर्डर कहाँ आ रहे हैं? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। पिछले हमने एपिसोड में ये किया था कि जो वाइटल बॉडी है, अगर उसके पैटर्न्स इम्बेलेंस हो रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन बताता है? वो फिजिकल बॉडी। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब समझ लो सीधा डायरेक्टली कि मूलाधार चक्र में हमारा जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं है। उसके और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन साथ में वो मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस। मणिपुर चक्र रिलेट्स विद द ईगो। अगर थाउजेंड्स ऑफ सीड्स ऑफ जॉय हमने पढ़ी तो उसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन चीजों का। खैर, हम अब आगे चलते हैं। तो हमें एक एक ना बड़ा सॉफ्ट टच चाहिए। अगर हम एक किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और जो मैकेनिकल मेडिसिन है, उन दोनों में ये फर्क है कि जो मैकेनिकल मेडिसिन है उसमें तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा अच्छा जी लाओ जी तुम्हारे ब्लड टेस्ट कर देते हैं, और ठीक है जो भी आएगा सिम्टोमेटिकली, और वो ठीक है आपको दवाई दे दी जाए। लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन जितनी भी है हमारी, चाहे यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, योगा नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, वो वो क्या करते हैं? वो देखते हैं, पूरी तह तक जाते हैं, पीछे तक जाते हैं कि उसकी वाइटल एनर्जी में कोई ब्लॉक तो नहीं है, उसकी मेंटल जो हमें काउंसलिंग की कोई जरूरत तो नहीं है, उसके उसका जो अब कई बार हम जो सुपरामेंटल बॉडी की बात करते हैं, कॉजल बॉडी के कारण शरीर की, तो उसमें ये कहा जाता है कि अरे ये करना तो चाहता था लॉ, लेकिन हमने करवा दी इसको, हमने इकोनॉमिक्स दिलवा दिया, तो हमने उसके कॉज कोई डिफेक्ट में डाल दिया। तो वो जो सुप्रामेंटल बॉडी में जो बच्चा करना चाहता है, हमने उसके अपोजिट डिसीजन लेके, पेरेंट्स का डिसीजन हो गया और हम उसको वहां से उसको डिफरेंट फील्ड में डाल दें, वो है हमारा कॉजल डिफेक्ट्स होते हैं। तो कॉजल डिफेक्ट्स में हमारे मेंटल डिफेक्ट्स भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे डिजीजेज हैं वो हमारे इम्बेलेंसेस ऑफ पैटर्न्स हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो अब हम धीरे धीरे उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि जैसे इसमें लिखा है कि एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है। तो पंक्चर और एक्यूप्रेशर क्या करते हैं कि जैसे हम कुछ नीडल्स डालते हैं तो मेरिडियंस हैं, और मेरिडियंस के माध्यम से, या हमारे आयुर्वेद में मर्म थेरेपी होती है, प्रेशर पॉइंट्स है। लेकिन कौन जाए, कौन एक हफ्ता चले जाएंगे उसके बाद तो नहीं जा सकते। तो हम क्यों ना घर पे ही ऐसी प्रैक्टिस करें कि जिससे हमारे प्रेशर पॉइंट्स भी हो जाए, और साथ के साथ हमें डेली रूटीन में जो चीजें मिलनी चाहिए वो हमें मिल जाए। तो मैंने आज इसके ऊपर बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस किया अपने पेशेंट्स के साथ। तभी ये सब्जेक्ट मैंने चुना कि जो बाथिंग है, हमारा जो नहाने का तरीका है और रब करने का जो तरीका है, उससे हमारी एनहेंस कैसे होती है वाइटलिटी, यानी कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे करेक्ट, वो ठीक कैसे होता है ब्लूप्रिंट। तो वाया पेरिफेरल सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। अब हम इसको मैं इसको छोड़ देती हूँ, इससे आगे चलते हैं। एक यहाँ पे मैं त्वचा के ऊपर आ जाती हूँ, इसके बाद में बैक में चले। तो अब जो आपकी त्वचा है, ये आपका लास्ट पार्ट है फिजिकल बॉडी। अगर आप ऐसे समझे कि जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो उसके बाहर की जो दीवार है वो बाहर का आउटर एरिया हो गया, ऐसे ही हमारी स्किन आउटर एरिया है हमारी फिजिकल बॉडी। तो इसकी अब आप समझो कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसकी 7 लेयर्स होती है। ठीक है, जो 7 लेयर्स हैं आप इसमें देख भी रहे होंगे कि जो अवभासिनी है, लोहिता है, श्वेता है, ताम्रा है, वेदिनी है, रोहिणी है, और मांसधरा है। इसका मतलब ये है कि जो अगर आप रब करते हो, ऐसे आपने रब करना शुरू किया, आपने सोचा स्किन को रब कर दिया, दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। तो नहाने में भी हम ऐसे ही बस थोड़ा सा रब करा, सोप लगाया और हल्का सा करके छोड़ दिया। लेकिन 7 लेयर्स की तह तक आप कितना आप रब करें कि वो 7 लेयर्स तक उसका इम्पैक्ट आए। तो इसी को हम आयुर्वेद में पंचकर्मा पूरी थेरेपेटिक्स बोलते हैं, पंचकर्मा थेरेपी
थेरेपेटिक्स बोलते हैं, जिसमें स्नेहन का भाग है, कुछ रबिंग का भाग है, कुछ उद्वर्तन बोलते हैं, उबटन जैसे हम घरों में लगाते हैं। तो उसको हम जब कॉन्टिन्यूसली रब करते हैं, मिनिमम हम 3 to 5 मिनट का रब करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जैसे रब करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि ये तो मेरी पहली है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। और बार बार रब करेंगे तो उसके अंदर एक घर्षण जैसे पैदा होता है, घर्षण पैदा हो, इसमें फ्रिक्शन पैदा हो। तो इससे फ्रिक्शन से क्या होगा कि जो फ्रिक्शन जब होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके सेल्स के अंदर फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। आज से जब मैं शुरू शुरू में मेडिटेशन में आई थी, तो उनकी बुक है जो स्टार साइंस की बुक है, स्टार एंड सन साइन की बुक है, क्योंकि है वो एक ऑथर है, बड़ी फेमस लेडी है। ये बात लिखी थी कि तुम जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो और क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो वहां पे क्वेश्चन आया था, लास्ट वाले पेज पे है ये स्टार साइंस में, कि जब आप ऐसे उसको, जैसे आप किसी ज्वाइंट को ऐसे रब करते हो, तो आपकी मूवमेंट जो है, अगर आप एंजाइटी में हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो फटाफट फटाफट ऐसे घूमती रहती है, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ा है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ। तो अगर आपका बीपी अगर बढ़ा हुआ है, तो आप रिवर्स में आप इसका मसाज शुरू करिए, ऐसे रिवर्स करके। और अगर आप बैलेंस्ड है, हेल्दी हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आप आराम से ऊपर नीचे ऐसे रब कर सकते हैं, ज्वाइंट तक ले जाओ, ऐसे रब करो, और उसके बाद ज्वाइंट्स को ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रब करो। ऐसे ही इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 राउंड्स लेने होते हैं। तो ये एक बार मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये जो स्किन का पार्ट है आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये स्किन क्या है, स्किन क्या है, हमारी लास्ट पार्ट है हमारी फिजिकल बॉडी का। आप समझ लो कि बाहर का एरिया है, और ये एरिया हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से कंसर्न है। अब लिम्फेटिक सिस्टम का एक पिक्चर है, देखो राइट में, आप देखेंगे कि ब्लू और ब्राउन कलर का, जो ब्राउन कलर का सारा जो पोर्शन है, ये आउटर एरिया माना जाता है कि लिम्फेटिक सिस्टम या हमारा इम्यून सिस्टम लगभग 80% हमारी स्किन के ऊपर रहता है। अब अगर ये 80% स्किन के ऊपर है, और जो ब्लू पोर्शन है ये हार्ट के साथ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कनेक्टेड होता है, ये इंटरनल पार्ट है, ऐसे करके दिखाया गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप बॉडी को रब करना शुरू करेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका लिम्फेटिक सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, ये तीनों चीजें आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही, ब्लड तो है ही, लेकिन साथ में नर्वस सिस्टम और लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम, ये तीनों चीजें आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। इंप्रूव क्यों होनी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि आपकी जस्ट लेयर से ½ इंच ऊपर आपकी वाइटल बॉडी फ्लो करती। पिछली एपिसोड में बताया था कि आपकी जो वाइटल बॉडी है वो ½ इंच ऊपर आपकी पूरी बॉडी छाया की तरह आपके साथ रहती है, और उससे ½ इंच ऊपर हमारी मेंटल बॉडी है, उसका भी एरिया काफी बड़ा है। तो अब ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हम इसको अपने हाथ को टच करेंगे स्किन के साथ, तो जैसे ही आप टच करोगे तो समझ लो कि आप अपनी वाइटल बॉडी के फ्लो को भी साथ में, उसको फ्लो को भी साथ में सर्कुलेट कर, इतना इम्पोर्टेंट है बाथिंग। देन कि हम अश्वगंधा का चूरन खाएं, मैं तो स्टेज के ऊपर बोलती हूँ कि अश्वगंधा चूरन खाने से अच्छा है आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली मसाज करो, प्रॉपरली आप रब करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है देन की अश्वगंधा खाने की, क्योंकि उसको तो सुबह शाम लेना पड़ेगा, फिर वो 3 घंटे अंदर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो कहीं जाएगा, पता नहीं जाएगा, कितनी ब्लॉकेजेस हैं, जाएगा भी नहीं जाएगा पता नहीं, और उसके बाद शाम को फिर एक डोज की जरूरत पड़ेगी। इसमें तो आप सुबह शाम ऑटोमेटिकली अपना बैठे बैठे भी जब खाली होते हैं तो आप मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मसाज और रबिंग है, ये आप खाली भी कर सकते हो, जब खाली बैठे हो, और नहाते हुए भी कर सकते हो। अब इसका इसका फायदा क्या है? इसमें सिंपल सी बात लिखी है कि जब आप रब करते हो तो आपका जो सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपकी जो कैपिलरीज हैं छोटी छोटी, जो अब हमारे तो देखो स्किन के ऊपर तो बहुत पतली पतली कैपिलरीज है,
ये पतली पतली जिसको हम पेरिफेरल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन भी है। तो टोटल पूरी स्किन जो है वो एक सेंस ऑर्गन है, और वो जो पूरी सेंस ऑर्गन है उसके ऊपर पूरे छोटी छोटी कैपिलरीज के फॉर्म में हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा और लिम्फेटिक सिस्टम, तीनों ने एक परत बनाई हुई है। फिर से मैं एक बार स्किन के ऊपर आती हूँ। तो आप ये देखेंगे कि देखो, आप स्किन को एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, इस जब तक आपने कॉन्टिन्यूसली रब करते रहना, जब तक कि आपको ये रियलाइजेशन ना हो जाए कि ये मेरी जो स्किन है, मैं उसकी 7 लेयर्स तक, वहां तक मैं पहुंच रही हूँ या पहुंच रहा हूँ। तो और आयुर्वेद तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है, जैसे अवभासिनी है, लोहिता है, कहीं कहीं हमारा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है। तो आप देखो कि जहां पर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है, इसका मतलब वाइटल बॉडी वहां से अपना रिश्ता तोड़ चुकी है। तामरा है, कहीं कहीं हमारा डार्क स्किन हो जाता है। वेदिनी है, वेदिनी आ गई कि कहीं कहीं हमें अपनी बॉडी में, स्किन में पेन शुरू होता है। इट मीन्स कि वहां पे हमारी वाइटल बॉडी काम नहीं कर रही, सर्कुलेशन। रोहिणी और मासधरा, मासधरा का मतलब ये है कि उससे नीचे जो हमारा स्किन के नीचे जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ये मस्कुलर का ही एक सब पार्ट माना जाता है, मसल्स का ही, मांस का ही एक सब पार्ट है। उसको उपधातु बोलते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो जाएगा। तो उसी का पार्ट है स्किन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो बाल हैं, जो हमारे नेल्स हैं, ये सब एक मल के रूप में हमारे बोन का मल माना जाता है, हमारे बाल और नाखून। तो बोन का मल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरी बोन तक खाना नहीं जा रहा है, तो मेरे नाखून जल्दी बढ़ने शुरू हो जाए। जितना एक एवरेज होता है एक वीक में बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि हमारी बोन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि मल भाग ज्यादा बन गया, सार भाग जो रियल जाना चाहिए था वहां तक नहीं जा रही, या बोन वीक होनी शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से मान लो बाल टूटने शुरू हो गए, बाल गिरने शुरू हो गए, बाल उड़ने शुरू हो गए, बाल का पैच बनने लगा, तो ऑटोमेटिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कहीं पर इम्बेलेंस हो रहा है, हमारी बोन तक हमारा फूड थ्रू ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो ये इस तरीके से हम स्किन के ऊपर भी ये देखते हैं कि ये जो 7 लेयर्स हैं, कि कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि जी मेरे को तो बहुत पेन है मेरी, तो हम सीधा पहुंचते हैं वेदिनी के ऊपर, कि ये जो 5वीं स्किन है, हम वहां पर उसका ये फोकस करते हैं कि इसका मतलब ये कि वाइटल बॉडी का जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर उसके इस हाथ में, इतने हाथ में पेन है, तो हम ये देखते हैं कि वहां पे वाइटल बॉडी का अभी लैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी डल है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं। तो अब बाद में आएंगे नहाने पर, उससे पहले हम कुछ पार्ट सीख लेते हैं कि नहाएंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि मसाज में, मसाज को हम अभ्यंग बोलते हैं, और वो 2 टाइप का होता है, जिसमें कि एक उद्वर्तन जो बोलते हैं, हम उबटन लेते हैं, तो उसमें एक होता है उत्सादन और एक होता है उद्घर्षण। तो जैसे जो पतले लोग हैं, जैसे नीता मैम आपकी वातिक प्रकृति है, तो आपको उत्सादन यानी कि कुछ ऑयल मिला के आपको स्क्रब बनाना चाहिए। और जैसे मेरी कफ प्रकृति है, थोड़ी सी मैं मोटी हूँ, तो मेरे को उद्घर्षण यानी कि ड्राई पाउडर लगाना चाहिए, ड्राई पाउडर लेके स्क्रब करना चाहिए। तो ये 2 टाइप का उद्वर्तन बताया गया है कि जो व्यक्ति पतले हैं, जो व्यक्ति चंचल हैं, जो व्यक्ति वाता है, तो उन व्यक्तियों को जो वात दोष है, जो बहुत फटाफट काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उनको साथ में ऑयल मिक्स करके तब उनको उद्वर्तन बनाना चाहिए। और उद्घर्षण का मतलब हो गया कि जो ड्राई पाउडर से ही उनको स्नान करना चाहिए। तो जैसे अब इसमें मैंने ये श्लोक था, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने उठा लिए, जैसे कफ हरम, वात हरम, स्थिरीकरणम। स्थिरीकरणम का मतलब कि अब आप देखो कि अब वाइटल बॉडी की काम बात आई है, कि स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप नहाएंगे,
नहाते हुए जब आप पानी डालेंगे और अपनी बॉडी को रब करना शुरू करेंगे, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली हेड से लेके और टो तक ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगी। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन, पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ लिम्फेटिक, पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सारे फ्लो करते हैं। और फ्लो करते करते ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्कुलेशन है, जैसे जैसे हमारा सर्कुलेशन तेज होगा, एनर्जी फ्लो करेगी, ऑटोमेटिकली वहां की ब्लॉकेजेस अपने आप निकल जाती है। जैसे ये और इसके साथ एक और जो पार्ट है, ये मैंने एक हरीश जौहरी की बुक है धन्वंतरी, वहां से मैंने इस पार्ट को लिया है। वो ये कहते हैं कि अगर आप एक उपटन बनाते हो, मान लो आटे का चोकर, और लिखा है मैंने आगे, आप देख लेना कि आटे का चोकर है, मसूर की दाल है, थोड़ा चंदन है, और उसमें थोड़ी सी हल्दी है। तो अब इतना गहरा है ये सब्जेक्ट कि मतलब ये तो सुपरफिशियली ही है। वो ये कहते हैं कि अगर आप हल्दी उसमें मिलाते हो उपटन में, तो हल्दी क्या काम करती है? हल्दी में वो लिखते हैं कि रिच इन आयोडीन, आयोडीन बहुत होता है उसमें। नंबर टू, जैसे ही स्किन के ऊपर वो हल्दी का हम लेप लगाएंगे, तो जो हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन है, जो वेसल्स है, वो ऑटोमेटिकली ओपन होने लगती है। और जैसे जैसे वो ओपन होंगी, तो हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं, जो व्हाइट हेड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वो क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। बट हम 7 लेयर्स तक उसको, घर्षण को हम सीखें कि किस तरीके से हमें रब करना। तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम उसको लगा के छोड़ देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गीला रह जाए, तब धीरे धीरे उसको हम रब करना शुरू करें। जैसे जैसे रब करेंगे, हमारा जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, वो ऑटोमेटिकली उसमें जो वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, वो डायलेट होंगी, और डायलेट होके जो हमारे ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो निकलने शुरू हो जाएंगे। अब ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, क्वेश्चन आता है कि ये क्या होते हैं? ये ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं कि जैसे हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, अनमेटाबोलाइज्ड जो फूड है वो पूरे खून में दौड़ता रहता है। तो अगर, अब कई आते हैं ऐसे जो पेशेंट हैं जिनके बहुत सारे ब्लैक हेड्स हैं, कई आते हैं ऐसे जिनके बहुत सारे व्हाइट हेड्स। तो जो ब्लैक हेड होते हैं वो होते हैं पका हुआ खाना, मतलब अनमेटाबोलाइज्ड और पुराना क्रॉनिक फूड, खून में तैर रहा है, और वो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन के ऊपर आ गए। व्हाइट हेड होते हैं कि बिल्कुल कच्चा खाना जैसे होता है, अनमेटा ज्यादा भर भर के हम खा लें, तो व्हाइट हेड आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो क्लिनजिंग नहीं हो रही है, पूरी बॉडी का क्लिनजिंग नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन का होगा। तो हम व्हाइट हेड और ब्लैक हेड से भी हम ये करते हैं कि उसकी मांस, जो धातु है, उसका जो स्किन का जो पोर्शन है, वहां तक भी सर्कुलेशन उसका प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है। यानी कि फिजिकल बॉडी के ऊपर जो भी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, फिजिकल बॉडी जो भी दिखा रही है, उसके पीछे जो वाइटल बॉडी है, उसमें कहीं फ्लो ऑफ एनर्जी में कमी है। सेम इसी तरीके से त्वक प्रसादक, त्वक प्रसादनम का मतलब है कि वो बहुत सुंदर अगर हमें बनाना है, तो हमें जरूर से जरूर रब करना चाहिए। क्यों सुंदर कैसे बनेगी? जब तक हमारी वाइटल एनर्जी हमारी उस फ्लो में नहीं रहेगी, हमारी त्वचा के अंदर शाइनिंग नहीं आ सकती। इसी तरह दौर्गंध्य हरम, ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि दुर्गंध, और उसका भी यही रीजन होता है कि वाइटल एनर्जी का जो ब्लॉकेजेस है, कॉन्स्टिपेशन है, ईगो सेंट्रिक है, और एक्सेसिव फूड है, और स्लगिशनेस है, सेडेंटरी हैबिट्स हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली ये दुर्गंध जो है वो ऑटोमेटिकली एक सिम्टम आ जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी। गंध मतलब कि हेवीनेस, और फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। दुर्गंध जैसे लहसुन के ऊपर, जस्सी मैम ने कहा था कि आप एक लेक्चर देना, तो लहसुन के ऊपर मौका मिलेगा तो हम एक लेक्चर देंगे कि क्यों लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी का जो रोटेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है। गौरव हरम, मतलब कि जो हेवीनेस है बॉडी में उसको हरता है। तंद्रा हरम, कि आपकी नींद को खोल देता है, और आपका तंद्रा का मतलब होता है कि हम बहुत ड्रीम्स लेते हैं, या हमारा जो सर्वाइकल का पोर्शन है, जो शोल्डर फ्रोजन है, उसको भी हम इसके साथ ही काउंट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे थॉट्स जो हम फिल्टर ना कर पाए, तो ऑटोमेटिकली वो थॉट्स ना फिल्टर होने की वजह से हमारे पीछे सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर तक वो थॉट प्रोसेस, मतलब कि थॉट प्रोसेस
मतलब कि मेंटल बॉडी डिफेक्टिव होगी और हमारी वाइटल बॉडी डिफेक्ट होके यहाँ तक वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम उस पर्सन के साथ काउंसलिंग करते हैं और उसके साथ साथ फिर हम वाइटल बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो जब आएगा तो आप याद करा देना कि मैं उसकी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इतने लंबे हैं वो 1 घंटे में नहीं हो सकते और बहुत सुपरफिशियली बताने पड़ते हैं, क्योंकि इतने डीप में जाएंगे तो फिर वही पोर्शन उठेगा। फिर है कंडूहरम और मलहरम। मलहरनम का आपको बता दिया, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और कोई डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है। डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का मतलब तो डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि बस ये फ्लो ऑफ एनर्जी जहां जहां खराब होगी वहां वहां आपको डिस्कलरेशन आएगा। और मल हरेगा तो मल, ये मल ही है, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, ज्यादा पसीना आना, दुर्गंध आना, ये सब। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये बहुत साल पहले बनाई थी, लगभग 12-15 साल पहले मैंने पिक्चर बनाई थी। तो इसमें आप जो ये लेयर्स देख रहे हैं, पहली लेयर से लेके, मैं अगर कर्सर रखती हूँ तो आप देखेंगे कि पहली लेयर है, फिर ये दूसरी है, रस, रक्त, मांस, मेद। मेद आप देख रहे हैं कि मेद की हमारी परत होती है। तो अगर हमारी स्किन को अगर हम देखते जाएं तो हमारे अंदर क्या क्या कौन कौन सी धातुज रहती है। तो पहले रस है, उसके बाद रक्त आप देख रहे हैं, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा और शुक्र, और उसके बाद ओज। तो आप ये देख रहे हैं कि एक पिक्चर है जहाँ पे मैं कर्सर लगा रही हूँ, ये हमारा ओज है और उससे पहले हमारा शुक्र है, और ये ब्लू कलर है, ये प्राण शरीर है, और उसके बाद मन। बोल के और बड़ा ढीला सा काम करके। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सब और कुछ करो ना करो, वाइटल बॉडी को समझो ना समझो, तो नहाने का तरीका और नहाना आपकी वाइटल बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मसाज, मान लो नहाते वक्त भूल गए तो आप शाम को बैठ के आराम से मसाज कर सकते। ड्राई मसाज, नो ऑयल, कोई ऑयल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राई मसाज। प्रोसीजर पता होना चाहिए, बस, और कुछ। तो ये सारी जो लेयर्स है, ये लेयर्स जो है सारी एक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आप मसाज करते हैं। तो त्वक अग्नि साम्यकरम, किसी का टेम्परेचर ही बहुत गर्म होता है, आगे वो बोलते हैं कि अरे मेरी बॉडी को हाथ लगा के देखो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे फीवर है। आमतौर पे मीनोपॉज के बाद ऐसी फीलिंग आती है। तो अब मीनोपॉज के बाद क्या करना चाहिए? खूब रब करो बॉडी को, खूब रबिंग करो, खूब रबिंग करो। ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगेगा, हार्मोन्स बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर, त्वचा के ऊपर आपका लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम ये रहता है, जो हमारी बॉडी को एक्लिमेटाइज करता है, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। शरीर परिमार्जनम का मतलब है, और कांतिकरम, कि जहां पर परिमार्जन का मतलब कि सब नालियों को खोल डालता है और वो सारी धातुओं को शुद्ध बना देता है। ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बार फिर से पहुंच गए कि हमारी जो वाइटल बॉडी है, आप ये मत समझो कि ये बॉडी केमिस्ट्री है। बॉडी केमिस्ट्री इज डिफरेंट और वाइटल बॉडी इज डिफरेंट। क्यों? केमिस्ट्री इज लोकल एंड फीलिंग्स आर नोन। ये तो अब आपको शायद 2 एपिसोड में ये क्लियर हो गया होगा कि जो वाइटल बॉडी है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अब फीलिंग्स तो कभी भी आ सकती है, आपकी टाइम स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कुछ भी सोच सकते हो, कैसी फीलिंग्स कर सकती हैं। तो इसमें जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्वांटम डॉक्टर बुक है, उसमें उन्होंने दिया था कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपकी कोई वूंड है और उसको अगर ठीक होना है, तो ठीक होना है तो वूंड हीलिंग के लिए अब अपने आप ही जो रीजनरेशन ऑफ सेल्स है वो कहाँ से होती है? वो सिर्फ और सिर्फ वाइटल बॉडी अगर ठीक है तो रीजनरेशन ऑफ सेल्स वहां से होंगे। अगर रीजनरेशन नहीं हो रहा है, डिफेक्टिव हो रहा है, तो समझ लो कि आपकी वाइटल बॉडी के अंदर डिफेक्ट है। इसलिए इतना आसान है, आप मेडिटेशन के माध्यम से, ब्रीदिंग के माध्यम से, बाथिंग के माध्यम से, मसाज के माध्यम से, रबिंग के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, आप कितना कुछ है आपके पास डेली रूटीन में, जिससे कि आप अपनी वाइटल बॉडी को ठीक रख सकते हैं।
ठीक है, तो ये फियर का वो बताया कि ये जो हमारी फियर है ये वाइटल बॉडी का ये हिस्सा है। अगर हमें फियर होता तो हमें मोस्ट प्रोबेबली मूलाधार चक्र में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, एकदम से डर जाना, हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं कभी कभी। तो वो जो सर्वाइवल मोड है ये आगे का पार्ट है, बहुत आगे, क्योंकि अभी ये नहीं समझ आएगा क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं रखते इस बात को। तो अब हम और आगे चलते हैं। ये कुछ पार्ट मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आप फेस के ऊपर रब करोगे तो आपको पता लगेगा। बीच का आप पोर्शन देख रहे हैं, देखो कितनी सारी वेसल्स है। ये सिर्फ ये मैंने पिक्चर लगाने का मेरा पर्पस ये था कि आप जब अपने फेस को यहां से ऐसे रगड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो मेरी कितनी सारी वेसल्स हैं। मैं इन वेसल्स को चलाता हूँ, मतलब मसल्स का मतलब आप ये मत समझो, स्किन का मतलब ये मत समझो कि ठीक है ये है, लेकिन जो आपकी वेसल्स हैं, जो पतली पतली वेसल्स हैं, ये भी तो आपका मस्कुलर सिस्टम ही तो है। इसको कौन हिलाएगा? इसको नहीं हिलाओगे तो मूवमेंट होगी नहीं। तो इसीलिए जो ये वेसल्स हैं हमारी, जो हमारा वेनस फ्लो है, आर्टीरियल फ्लो है, लिम्फेटिक फ्लो है, नर्वस फ्लो है, ये सब जो है आपके ऑटोमेटिकली रब करने से ये सारा ऑटोमेटिकली आपके मरमास के पॉइंट है। जैसे ये है आपका, जैसे ये शतपानी है ना, ये फन है, ये आपका। तो इस तरीके से ये आपका, जैसे जैसे आप ये, तो ये कभी एक टाइम आप मुझे याद करा देना, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ऐसे धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। तो मसाज के लिए नीता मैम एक ना तयशा एबेलर की बुक है, सॉर्सरर्स क्रॉसिंग। कौन सी थी? वंडरफुल बुक है सॉर्सरर्स क्रॉसिंग। सॉर्सरर्स होते हैं जादुई शक्ति वाले। हाँ हाँ। तो सॉर्सरर्स क्रॉसिंग एक तायशा एबेलर की ने लिखा है। और तायशा एबेलर, एबेलर का मतलब होता है कि जो एक महिला दूसरी महिला की जब मदद करती है, एबेलर के फॉर्म में, जादूगरनी के फॉर्म में मदद करती है। जैसे हमारे गाइड्स होते हैं इसी तरीके के एबेलर्स भी होते हैं। ये मैक्सिको की बात है, वहां से ये तायशा एबेलर कुछ ही साल पहले की बात है, कुछ साल का मतलब 50 एक साल पहले की ही ये रियल स्टोरी है तयशा की ही। कि उसकी जो गाइड थी वो क्लारा थी, और उसने उसको सुंदर रहने का तरीका बताया कि महिलाओं को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू ब्यूटिफाई योरसेल्फ एंड थ्रू मसाज। तो मसाज का बहुत बड़ा उसमें पार्ट उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको मसाज करनी चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके से ये जो मसाज बताई है उन्होंने तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर प्रेशर दिलवाया, ये ऐसे करके, ये ऐसे करोगे तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर करो। तो ये प्रेशर करना है, ये यहाँ पे प्रेशर करना है, 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 और यहाँ पे ऐसे प्रेशर। उन्होंने बताया कि जो फ्लो है लेडीज का, कि वहां पे हमारे जेस्चर्स आते हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, तो उनके ये जो फ्लो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वो फ्लो रुक जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस उसमें बताई हैं कि आपको ये किस तरीके से आपको अपनी बॉडी का मतलब और फेस का मसाज करना चाहिए। तो और यही आयुर्वेदा को रिलेट करता है मरमास के साथ। और जो हमारा एक्यूपंक्चर है वो मेरिडियन से करता है। तो आपके मेरिडियंस में आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना, अगर नहाने में आप 10 मिनट लगाते हो तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगा लो। और उसके साथ आप फिर, आपको बस स्किन का ये पता होना चाहिए कि हमारी 7 लेयर्स हैं, और कॉन्टिन्यूसली अगर हम उसको रब करते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब तक हम रब करते रहें, जब तक हमें पूरा टाइम ना लगे, तो हम उसको टाइम लगाते रहे और समझते रहे कि हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। और ये पिक्चर बस ये लगाने का पर्पस भी यही था कि आप सब देखें कि मरमाज है। जैसे हमें हेडेक होता है कभी कभी, या ऐसे ऐसे पेन होता है तो हम दबाते हैं। तो दबाने का मतलब है कि कहीं मर्म है जो ये ऐसे प्रेशर देने से आराम हो रहा है। ऐसे हम माथे को दर्द होता है तो दबाते हैं, ऐसे सिर को होता है तो दबाते हैं। तो आप सबको ही एक प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि आप जब सुबह सो के उठें तो अपने हेड को ऐसे रब करें। और ऐसे पिछली बार भी बताया था कि मसाज आपको करना चाहिए, ये पूरा आपको ऐसे, ये जो नीचे के लोब्यूल्स हैं, इतने गहरे गहरे सब्जेक्ट हैं। ये लोब्यूल है ना, ये आपका सहस्रार है। ठीक है, इसलिए करण वेद संस्कार होता था।
तो ऐसे गहरे सब्जेक्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो चलो, लेकिन इसको आप आराम आराम से इसको ऐसे करके खींचे, पूरा मसाज करें यहाँ पे, पूरा यहाँ पर। आपको पूरा बहुत, मतलब बहुत ही प्यार से आपको, अविशुद्ध प्रेम की बात आ गई कि बहुत ही प्यार से आपको मसाज करना है अपनी बॉडी का। उसको एक टचिंग थेरेपी देना है, जिससे आपका वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से हो सके। इट इज पैरेलली गुड विद द ब्रीथिंग प्रैक्टिस। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए नीता मैम की, जो जिनको मैं एक डूबी डूबी प्रैक्टिस करवा रही थी, एक को मैं नाड़ी शुद्धि करवा रही थी, एक को मैं कुछ और प्रैक्टिस करवा रही थी, एक को मैं रबिंग करवा रही थी, एक को मैं कॉन्शियस चीविंग करवाई। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो बहुत प्यार से जब हम खाना खाते हैं तो उससे भी हमारी वाइटल एनर्जी बढ़ती है। तो ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, पर हम आज सिर्फ इस पार्ट पार्ट को सीखेंगे कि किस तरीके से हमें उस स्किन का केयर करना है, जिससे हमारा वाइटल जो, क्योंकि इसके साथ ही हमारा हाफ इंच तक एक फ्लो है जो वाइटल बॉडी का फ्लो है, ये फ्लो है। हम मैं टच नहीं कर रही फिर भी मुझे फीलिंग आ रही है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे कि वो किस तरीके से, अगर देखो मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। जैसे मान लो कि आपकी छिपकली, आपने देखा होगा जो रेप्टिलियंस है उनकी पूंछ कट जाती है तो फिर से कैसे आती है वो? तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाइटल बॉडी दे हैव द पावर टू रीजनरेट देयर टेल्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइटल बॉडी, क्योंकि वो मॉर्फिक जेनेटिक फील्ड में उनका ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ होता है और बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से वाइटल बॉडी हमारा रीनिर्माण, मतलब रीजनरेट करता है, फिर से पुनर्निर्माण होता है। ओके, तो चलो अब हम नहाने की प्रैक्टिस के ऊपर आ जाते हैं, कैसे नहाना चाहिए। और नहाने से अब हम तो ये बात तो समझ गए हैं कि त्वचा के ऊपर हमारी कौन कौन सी सिस्टम रहते हैं। हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी दवाई के, तो आपको डेली मसाज करनी, और नहाते हुए कर सकते हो, सुबह उठ के कर सकते हो, खाली बैठे हो तब कर सकते हो। तो आपको ये मसाज आज से आप प्रण कर लो कि मुझे 10 मिनट 20 मिनट अपनी बॉडी को देने हैं। क्योंकि कोई डॉक्टर आपके पास आएगा नहीं कि जी मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। कोई डॉक्टर का किसी का अपना बाय हार्ट कोई पैशन नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है दूसरी चीजों से। तो हम क्यों ना अपनी बॉडी की सेल्फ हीलिंग। तो हमें हीलिंग कहाँ करना है? वाइटल बॉडी के अंदर जो ब्लूप्रिंट्स हैं उन्हीं को हमें, या जो एनर्जी ब्लॉक्ड है उसी को हमें ओपन करना है। और उसका सिंपल सा तरीका है कि आपको अपनी बॉडी को रख दो। तो ये चीजें मैं सारी बता चुकी हूँ। इसमें प्रमोट्स लॉन्जेविटी, रिलीव्स फिटीग, एनहांसेस इम्यूनिटी, ये आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे, क्योंकि ये एक वाइब्रेशनल साइंस है जहाँ पे हम अपनी बॉडी को वाइब्रेशंस देते हैं, एनर्जी देते हैं। और जब आप, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आप मान लो कि आज आपने सुना, कल से आपने एक प्रैक्टिस शुरू की कि मान लो मेरे को फॉर एग्जाम्पल कि मेरे जॉइंट्स में पेन है, या मेरी सर्वाइकल पेन है, कहीं पर भी पेन है, आपके हाथ में पेन है, आप इस एक्सरसाइज को ऑटोमेटिकली करके देखो बहुत ही प्यार से। और 15 दिन के बाद आप एक आज अपने फेस की फोटो खींचना, और या कल सुबह मॉर्निंग में खींचना, और पूरी बॉडी की भी फोटो ले सकते हैं विद एक बस हल्का सा डार्क रूम हो तो पूरी फोटो ले लीजिए। पीछे का ग्राउंड जो है पूरा प्लेन होना चाहिए, और एक फोटो ले लीजिए। और जब 15 दिन के बाद आप नहाने का पूरा प्रोसेस जब करते हैं उसके बाद एक फोटो और ले लीजिए। तो उसके बाद फिर हम उसको मैच कर सकते हैं कि हमारा पहला फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा था, और 15 दिन के बाद हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा रहा। तो ये हम चेक कर सकते हैं विधि। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जरूर से जरूर आप ये करेंगे तो अच्छा लगेगा। अदरवाइज वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अब आ गया कि आप नहाते कैसे हैं, नहाने का जो फ्लो है आपका कैसे है।
तो आप इसमें 3 पिक्चर देख रहे हैं। पानी के अंदर हम कभी कभी जाते हैं, गंगा जी स्नान करने जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, टब में बैठ के नहाते हैं या शावर से नहाते हैं। तो शावर का जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका माना गया है। कि आप शावर में जब हो तो अगर स्टूल ले ले तो और भी बेटर है। तो उससे आराम से आप अपनी बॉडी को, पानी ऊपर से गिरता रहेगा, और उसके बाद आप आराम से एक एक बॉडी के एक एक पार्ट को आपने यहाँ से हेड से लेके, हेड गीला नहीं करना चाहते तो फेस से शुरू करके, और उसके बाद आपका फेस से शुरू करके फिर नेक, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पैरों तक कोई भी ऐसा पोर्शन ना छोड़े जहां पे आपको ना छुआ हो। स्पेसिफिकली वुमेन क्या करती हैं कि जब वो नहाती हैं तो उनका ध्यान इधर उधर होता है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें कि मैंने कौन से पोर्शन को छोड़ दिया। तो बहुत सारी लेडीज जो है ये नीचे का जो पोर्शन है बॉडी, इसका, ये जो लोअर आर्म का जो पोर्शन है इसको छोड़ देती है, यहाँ से ये छोड़ देती है। और इसी की वजह से जो मैंने एक पोर्शन आपको दिखाया था, जो ये जिसको लिम्फेटिक नोड्स बोलते हैं, आप इसमें देख रहे होंगे कुछ नोड्यूल्स हैं, और इसी की वजह से जब हमारा फ्लो रुकता है तो आप ये नोड देख रहे होंगे, और ये एक्सचेंज ऑफ जो हमारी प्रोटीन और फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं दोनों आपस में, ये हो नहीं पाते, इसलिए ब्रेस्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि नहाते वक्त आप बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट ना छोड़ें जहां पर आपने मसाज ना किया। तो स्पेसिफिकली ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कमर के पीछे का हिस्सा, पेट का हिस्सा, और यहाँ पे जो आपका अपर जो चेस्ट का हिस्सा है, यहाँ पे आप जरूर रब करें। इससे क्या होगा कि आपका जो लिम्फेटिक नोड्स है, ये लिम्फेटिक नोड्स यहाँ रहती हैं, और यहाँ जो आर्म के नीचे जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर वहां पर कुछ फ्लो अगर रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट नोड्स, ब्रेस्ट सिस्ट, ये इस तरह की दिक्कत आती है। और ज्यादा जो हम स्लगिश हो गए हैं आज की डेट में, बेड के ऊपर बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो उससे भी ये हमारे लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये तरीका है। बाथ टब में भी आप बैठ सकते हैं, और कुछ देर आप उसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं इसमें आप डाल के, और ऑटोमेटिकली ड्राई स्क्रब ले लो। और ड्राई स्क्रब लेके जैसी बॉडी गीली हुई उसके बाद आपने पैट कर दो, ये ऐसे पैट कर लो, एक बाउल में रखो और उसको पैट करते चले जाओ। पूरी बॉडी पे जब पैट हो जाए तो उसके बाद फिर आप उसको रख, शावर के नीचे की बात है। और इसमें भी आप जब थोड़ी देर टिप हो जाएगी तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। जो हम बाथ टब में बैठते हैं तो उससे हमारी जो स्किन का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होने से उनके पोर्स जो है ऑटोमेटिकली ओपन होने लगते हैं। तो उसके बाद फिर आप एक बार बाहर निकल के आराम से पूरी बॉडी को पैट करके स्क्रब लगा के और उसको रख कर उसके बाद शावर लें। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं। पहले के जो लोग हैं, यहाँ पर हमारे कुरुक्षेत्र में जो है वो द्रौपदी कुंड है, विषम कुंड है, जहाँ पर उस कुंड में नहाते थे। तो ऊपर से जामुन के पत्ते, नीम के पत्ते, आप वैसे भी रेगुलरली आप डाल सकते हैं कि ये पत्ते डालो और कुछ देर उसमें उसकी खुशबू आ जाएगी, अपने आप वो फ्रेग्रेंस हो जाएगा वो पानी, और उसके बाद में पत्तों को साइड में कर दो, उसको नहा लो उससे। बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ये हमारे घर में तो लास्ट 30 ईयर से कॉन्टिन्यूसली, तो सोप यूज ही नहीं करते, क्योंकि सोप क्या करता है कि आपके जो असेंशियल जो ऑयल्स होते हैं स्किन से वो निकल जाते हैं। जैसे आप सोप यूज करोगे तो असेंशियल ऑयल्स निकल जाएंगे, तो ड्राइनेस आ जाती है, फिर हम क्रीम लगाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप कोई स्क्रब बना लें, कि जैसे मसूर की दाल है, थोड़ा चना भी डाल लें उसमें, और चोकर, आटे का चोकर डालें, चंदन डालें थोड़ा सा, और ऑयल डालना चाहते हैं तो कुछ ऑयल भी आप डाल सकते हैं उसमें, 1-2 ड्रॉप डाल के, और खूब रब करो ताकि वो स्किन जो है ऑटोमेटिकली आपकी उसके अंदर जाने लगे। थोड़ा सा हल्दी जरूर डालना है ताकि वो वेसल्स को खोल दे और उसके अंदर ऑयल चला जाए। तो हमें ऑयल अंदर भेजना है, ना कि हमें बाहर निकालना है। ओके। तो ये पॉइंट्स हैं। आप दोबारा से जब इसको एक बार स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि खाना खाने से पहले हमें नहाना चाहिए। बहुत सारे लोग आज की डेट में हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद नहाते हैं।
खाना खाने से के बाद नहाने से क्या होता है कि जो हमारा अम, एक सिस्टम चल रहा होता है ऑटोमेटिकली, जो मूवमेंट में है, 2.5 घंटे का प्रोसेस होता है खाने का। कि हमने जब खाना खाया तो उसका प्रोसेस है, क्योंकि वो फिल्टर होके ब्लड के अंदर मिलेगा वो खाना। और हम क्या करते हैं कि हमने जैसे खाना खाया, आधे घंटे के बाद नहा लेते हैं। यहाँ पर तो इतना कॉमन है हमारे हरियाणा में कि लोग आके पूछते हैं कि जी मैं खाना खाने के बाद तो नहा लेता हूँ। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इससे तो स्किन डिसऑर्डर होना है, आपका हार्ट डिसऑर्डर भी होना है, आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर आप खाना खाने के बाद नहाते हो। बच्चे आजकल के खाना खाने के बाद ही नहाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि बच्चे भी पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जब उनका दिल करेगा तो 1 घंटे के बाद। जबकि 2.5 घंटे का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का प्रोसेस है, 2.5 घंटे से 3.5 तक वो हमारे स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन से एसिमिलेट और एब्जॉर्प्शन का जो पोर्शन है वो प्रोसेस होकर लिवर के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है। तो 2.5 घंटे तक हमें नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद हमें नहाना चाहिए, और खाना खाने से पहले नहाना चाहिए। बॉडी के पार्ट वो शावर से है तो हमें रब करना है, लेकिन उससे पहले टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम क्या करते हैं कि मुंह में पानी नहीं लेते और आंखों को ऐसे ही वॉश कर लेते हैं। नहीं, मुंह का गर्दन से ऊपर का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम सुबह सो के उठे, हमने आईज को वॉश किया, तो मुंह में पानी भर लो और उसके बाद आईज को वॉश करो। सेम इसी तरीके से जब आप नहाओ तो आप अपने हाथ पैर एक बार अच्छे तरीके से धो लो, उसके बाद फिर आप इक्वलाइज कर लो, या बाहर खड़े होकर थोड़ा सा बॉडी को ऐसे ही रब करो। तो टेम्परेचर आप एक्लिमेटाइज करो कि बाहर का कैसा है, मेरा कैसा है, स्किन का कैसा है, और उसके बाद हम नहाने के लिए जाए। जैसे मसाज है, अब हमने मसाज एक्सरसाइज सुबह सुबह कर लिया, हम बहुत रेस लगा के आए। स्किन डिसऑर्डर का ये भी बहुत कॉमन है, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। जो लोग आजकल के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी बहुत शिकायत रहती है कि जैसे खेल के आएंगे, आते ही वो बनाना शेक पी लेंगे, बनाना शेक पीते ही नहा लेंगे। तो वो बॉडी के अंदर जो उनका इरेगुलर ऑफ द एनर्जीज है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में गांठें पड़ जाती है, तो मांसपेशियों में गांठें होनी शुरू हो जाती है। तो बेटर है कि हम 40 to 45 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद आके प्रॉपर नहाएं। तो ल्यूकवार्म वाटर है, उसमें हमें नहाना चाहिए। और ये सारी चीजें बड़ी कॉमन सी हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम कितना हो गया, हाँ टाइम भी हो गया, और दोबारा से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो चोकर है, मूंग दाल है, चना है, ये सब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कम से कम एक हम नहाना तो प्रॉपर सीख लें ना। और जो नेचुरल ऑयल है ये मैंने बता दिया। और नहाते नहाते हम गाना भी गा सकते हैं, कोई हमिंग साउंड कर सकते हैं, कोई कोई अपना चैंट कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं। बाथरूम सिंगर जैसे बड़ा कॉमन सी बात है, अंदर ही से कुछ आवाज निकलती है अपने आप ही नहाते हुए। तो आप गाओगे तो और अच्छा है, क्योंकि उससे वाइटल एनर्जी का जो फ्लो है, ये रिसर्चेज है सारी, मतलब मेरी तरफ से कुछ एडिशन नहीं है। इट इज ऑल रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स, जो हरीश जोरी की बुक है, दूसरे रूम में है, तो वो जो बुक है, वंडरफुल बुक है हरीश जौहरी की, जिसमें धन्वंतरी बुक है उसका। तो हरीश जौहरी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारी चीजों पर बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। ओके, कौन और उसके बाद जब आप नहा लो तो उसके बाद फिर अच्छा रब करें टॉवल से, खूब ब्रिस्क रबिंग होना चाहिए, ताकि वो सर्कुलेशन बढ़ जाए। और बढ़ने से आपको ऑटोमेटिकली, ये कहते हैं कि नीता मैम, ये कहते हैं कि अगर आपको सीमन आपको बढ़ाना है, किसी का नहीं बन रहा है, या आपके जो स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, तो नहाना उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट लिखो आयुर्वेद में। और अगर आ, हम बच्चे, जैसे आजकल तो है ना कि बहुत सारी इनफर्टिलिटी की शिकायत है, हमारे ये पास यहाँ इतने पेशेंट आते हैं जो इनफर्टिलिटी के हैं, मेल फीमेल दोनों ही। क्यों? क्योंकि अब उनको तरीका ही नहीं है, लिविंग स्टाइल उनका ठीक नहीं है। तो हम तो उनको एक एक चीज लिख कर देते हैं कि तुम्हें नहाना कैसे है, तुम्हें खाना कैसे है, तुम्हें पहनना कैसे है, इवन की टाइट जीन्स डालते हैं। तो जो स्क्रोटम है वो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका नेचर है कि जो सीमन है या स्पर्म है वो ठंडे एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ग्रो होते हैं। तो वो एनवायरनमेंट ही नहीं देते हैं उनको।
तो ऑटोमेटिकली इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत आते हैं हमारे यहाँ पर आयुष का जो हॉस्पिटल है उसमें। तो उसमें सबसे पहले बताएं कि शावर करो, ठंडे पानी से नहाओ, और पूरी बॉडी को रब करो, और खाने का सिस्टम सीखो, खाने का तरीका। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ है, ये वाइटल एनर्जी से रिलेटेड है सब। ये खाना मतलब फिजिकल बॉडी से रिलेशन नहीं है। फिजिकल बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करती है कि भाई तुम्हारे पास पीछे क्या है, और तुम्हारी उस बॉडी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ भी नहीं। तो नहाने के ऊपर भी कई रिसर्च पेपर भी हैं। आज से मैंने 6-7 ईयर बैक रिसर्च पेपर पढ़े थे। तो उसमें ये लिखा था कि, और क्या होता है कि आपकी जो सारी धातुएं हैं, एक ऐसी पोटेंशियलिटी आती है कि एक स्पर्म एक जीव को जन्म दे सकता है। इतनी पावर उसमें चाहिए, अदरवाइज वो स्पर्म का कोई फायदा नहीं। तो इतनी पावर के लिए आपको एक अपना लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल, आपका खाने का स्टाइल, आपका नहाने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, ये सब मैटर करता है आयुर्वेद में। और इसी को फिर वाइटल एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता तो टोटल वाइटल एनर्जी पे लिखी हुई है। हम शायद वो फिजिकली कहीं फ्लो में ले गए हैं उसको, लेकिन वो है सारी वाइटल एनर्जी के पीछे से जो बातें हो रही है, सब उसी के ऊपर। तो खैर, ये बात हम खत्म करके, और ये शायद पता नहीं मैंने पीछे देखा था, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। बस ये एक पेशेंट करके हम इसको समाप्त करते हैं। ये एक पेशेंट है जिसको ब्रेस्ट में लिम्फोमा था। और आप फर्स्ट डे जब मेरे पास आई थी, तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टंग में इसकी ब्लूइश टंग है। ब्लूइश टंग का मतलब ये है कि उसकी, ये ब्रेस्ट को दिखाता है, ब्रेस्ट को शो करता है ये, ठीक है, ब्रेस्ट या लांग। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसके जो लेफ्ट साइड का पोर्शन में जो ब्लूइश टंग है, ये इसके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट में। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई तेरे लेफ्ट वाली जो है वाइटल एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है, और अब आपको वो एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने उसको बहुत सिंपल नाड़ी शुद्धि बताया। नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि आप एक नाक से लेते हो, उसी नाक से छोड़ देते हो। ठीक है, तो ऐसे इनहेल करना। ये मैंने थोड़ा तेज किया है, बहुत धीरे धीरे करना है ताकि नाभि तक, नीचे तक सांस जाए, और उसके बाद फिर नाभि अंदर चली जाए और सांस बाहर निकल जाए। ये प्रैक्टिस बताई, और एक इसको हार्ट चक्र की एक एक्सरसाइज बताई। उसका रीजन ये था कि शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर फैमिली मेंबर्स। तो उसका हार्ट जैसे ब्लॉक होता है ना, जैसे हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, तो इसकी वजह से उसके हार्ट के एरिया को ओपन करने के लिए, उस वाइटल एनर्जी के फ्लो के लिए, जो हार्ट के चारों तरफ उसका वाइटल बॉडी है, उसको फ्लो में लाने के लिए हमने उसको प्रैक्टिस बताई। और प्रैक्टिस बताने के बाद वो, उसको मैंने कहा था कि भाई तुम्हें 3 महीने कॉन्टिन्यूसली करना है, एंड नाउ शी इज ऑल। आप टंग को देख रहे होंगे कि उसके बाद उसकी टंग का पिक्चर ऑटोमेटिकली, और ये ऊपर मैंने एक पिक्चर लगाया है कि अगर टंग के ऊपर इस तरह के जो साइंस होते हैं, तो टोटल मैंने उसको बताया कि भाई तू जो है अपनी ये टंग का पिक्चर भेज दिया, और जैसे जैसे चेंज होने लगा, तो नाउ शी इज वेरी हैप्पी, उसकी सारी मेडिसिन छूट गई, और उसकी ब्रेस्ट भी हील हो गई है। जो बार बार उसकी सर्जिकल कट लगता था, नोट्स बनते थे, और पस निकलती थी बार बार। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि जो पस है वो मे बी ही बारिश का सीजन है, इस वजह से हो गई है। हो सकता है उसकी वजह से भी उसका सपोर्टिव फंक्शन रहा हो, लेकिन मेन रीजन था कि शी वॉज नॉट हैप्पी। तो उसकी काउंसलिंग की, एक्सरसाइजेस बताई, तो उसके बाद नाउ शी इज ऑलराइट। तो इस तरीके से हम वाइटल एनर्जी को ये समझ सकते हैं कि उस टंग के ऊपर जो इंप्रेशन आ रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में जो उसका ब्रेस्ट का पार्ट या लंग का पार्ट शो कर रहा है, आप देख रहे हैं बीच में उसका ब्लैक पोर्शन भी देख रहे हैं, है ना, 2 डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन हार्ट के डिप्रेशन को शो करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम टंग को रीड करते हैं, और उसके बाद हम फिर पर्सन को ट्रीट करते हैं। ओके, तो आज